जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लासेस का टाइम वही है, कोई बदलाव नहीं है, 2-4-5 मिनट लेट हो सकता है। पहला प्रश्न आपके सामने जो आएगा वो आएगा हिंदी भाषा से। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया किस विकल्प में है? मेहमानों का आना जाना लगा रहा, जीवन में बहुत संकट आते हैं, घोड़ा दौड़ सकता है, या फिर मुझे स्कूल जाना चाहिए। पुनरुक्त रिपीट हो जहां पर शब्द और संयुक्त भी हो, आना जाना, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, खाना पीना, तो यहां पर आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। जितने भी लोग इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2, द्विकर्मक क्रिया को छांटिए। हरि ने मोहन को पुस्तक दी, यात्री ने दौड़कर गाड़ी पकड़ी, रात में मैं मुश्किल से सो पाया, आग जल चुकी है। दो कर्म किसमें है? प्रश्न संख्या 2, बताइए। द्विकर्मक क्रिया। दूसरे प्रश्न के लिए आपका उत्तर क्या आएगा? फटाफट से उत्तर कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब। हरि ने मोहन को पुस्तक दी, इस वाक्य में क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया होती क्या है? बताइए, द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? पढ़ा है आप सबने। जैसे दुकानदार ने ग्राहक को टॉफी दी, दुकानदार ने ग्राहक को बच्चे को टेढ़े मेढ़े दिया, अर्थात दो कर्म सहित जिस क्रिया के उपयोग से दो कामों के पूरे होने का पता चलता है उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। पहले जो कर्म आता है वो प्राणीवाचक होता है और दूसरा आपका निर्जीव होता है। जैसे यहां पर ये सजीव है मोहन और पुस्तक क्या है? निर्जीव है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ज्यादातर वाक्यों में ऐसी चीजें आपको मिलेंगी, मतलब निर्जीव ही होंगी। उच्चारण शब्द में उपसर्ग क्या है? उ, उच्च, उत या फिर उच्च। प्रश्न संख्या 3 में आपका सही जवाब होगा उत। ध्यान रखिएगा, जो उत है आपका वो हलंत वाला ही सही होगा, इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यहां पर भी आप आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक लगाव है तो इस क्लास में भी वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत। प्रश्न संख्या 4 में आपका उत्तर होगा आ उपसर्ग किसमें है? इसमें तो नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, अभाव। सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। प्रश्न संख्या 5 में मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन सा है? छप्पय, कुंडलिया, हरिगीतिका, सोरठा। क्वेश्चन नंबर 5 उत्तर होगा 5वें प्रश्न के लिए कुंडलिया। अब ये कैसे मात्रिक विषम, इसको क्यों कहा गया, इसके लिए आपको जानना होगा कि कुंडलिया जो है इसकी पहचान क्या है, कैसे कुंडलिया बनती है, कुंडलिया की पहचान क्या है। ठीक है, बता दें आपको, कुंडलिया जो है किससे मिलकर के बनता है, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोहा और रोला के संयोग से, यानी इन दोनों के मिलने से ही बनता है कुंडलिया। कितने चरण होते हैं? तो ध्यान रखिएगा 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। पहले 2 चरण दोहा, बाकी के 4 चरण रोला के बने होते हैं। आप जानते होंगे कि दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती, तो 11-13 मिला करके 24 हो जाती हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विषम संयुक्त छंद है, क्योंकि यहां पर 11 और 13 समान मात्रा नहीं, समान जैसे कहे चौपाई, तो आप जानते हैं कि प्रत्येक चरण में कितनी 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई की अगर हम बात करें, आप सबने पढ़ा होगा रामचरितमानस, उसमें बहुत सारी चौपाई हैं, है ना। रोला भी है उसमें, सोरठा भी है, दोहा, सॉरी रोला नहीं, दोहा भी है, सोरठा भी है। 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1951, 1961, 1965 या फिर 1968? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी?
उत्तर होगा प्रश्न संख्या 6 के लिए 1961 में हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का नाम अगर आपसे पूछे तो मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप। ठीक है, ये मलयालम भाषा से संबंधित है। ठीक है, 1965 में इनको दिया गया। शुरुआत 1961 से हो गई थी, लेकिन इनको 1965 में दिया गया और तब से हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। 2021-22 के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो 21 के लिए असम के एक साहित्यकार थे नीलमणि फूकन, और 2022 की अगर हम बात करें, नोट करिएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है। 2022 के लिए कोंकणी साहित्यकार थे यानी है दामोदर मौजी को दिए जाने की घोषणा की गई है। 2021-22 का भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए, प्रश्न संख्या 7। हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया? हिंदी भाषा में, वो जो आपको हमने बताया वो मलयालम भाषा में था, अब हिंदी भाषा में बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 उत्तर होगा 1968 में। किसको दिया गया 1968 में? हिंदी भाषा में 1968 में किसको दिया गया? सुमित्रानंदन पंत जी को। आपसे प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो सुमित्रानंदन पंत जी को। ध्यान रखिएगा, किस रचना के लिए मिला? किस रचना के लिए मिला बताइए। कमेंट में लिखिएगा, कमेंट में लिखिएगा। सबसे पहले मिला था जी शंकर कुरुप को, और हिंदी की अगर हम बात करें तो मिला है सुमित्रानंदन पंत जी को। अगला प्रश्न देखिए। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, अलंकार पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। अलंकार, आठवें प्रश्न की अगर बात करें तो यहां पर उल्लेख अलंकार है। अब उल्लेख अलंकार क्या होता है, सुना है कभी आपने इससे पहले? उल्लेख अलंकार क्या होता है? चिदंबरा बिल्कुल सही है। जहां पर उल्लेख किया जाए, किसी एक वस्तु को अनेक रूप में ग्रहण किया जाता है और अलग अलग भागों में बांटने के लिए उल्लेख किया जाता है। कई भागों में, किरण में, सौंदर्य में, सुमन में, प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तो यहां पर उल्लेख अलंकार है। ये आउट ऑफ सिलेबस आप कह सकते हैं, लेकिन अगर पेपर में आ गया तो इसकी कोई सुनवाई नहीं होती, आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे कि ये क्यों आ गया। ठीक है, तो एक आध प्रश्न हम जानबूझ करके ऐसे लाते हैं, उसके लिए आप माइंडसेट रखें कि आप कहीं ना कहीं एक दो प्रश्न आपकी परीक्षा में ऐसे आ सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास या फिर रूपक? ये अलंकार के जितने पार्ट हैं उनमें यहां पर आपको पहचानना है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें कौन सा अनुप्रास अलंकार, कौन सा भेद होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 उत्तर होगा आपका यहां पर लाटानुप्रास। लाटानुप्रास का मतलब समझ रहे हैं? लाट, लाट मतलब होती है एक तरीके से जैसे कहीं कुछ सामान लगा हुआ है, कई सारे गत्ते लगे हुए हैं, गोदाम में आपने देखा होगा ऐसे लाट लगाई जाती है, राशन वाली दुकान में आप गए होंगे, छल्ली भी इसको कहते हैं, है ना, या वो क्षेत्रीय भाषा में कुछ और भी कहा जाता होगा। लाटानुप्रास अलंकार इस प्रश्न का उत्तर होगा। जैसे आपने इसका एक और सुना होगा, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ये भी जो है लाटानुप्रास अलंकार का ही उदाहरण है। बहुत पूछा गया है ये वाला, जो पूत कपूत वाला हमने बताया आपको। ठीक है, छेकानुप्रास क्या होता है जानते हैं आप? छेकानुप्रास, देखिए छेकानुप्रास में क्या होता है, किसी वर्ण का दो बार प्रयोग होता है। इसमें जो है किसी वर्ण का दो बार प्रयोग होता है।
अक्षर का यानी। अब हम बात करें यहाँ पर लाटानुप्रास की, तो हमने एग्जाम्पल तो आपको बता ही दिए हैं। इसके अलावा जान लीजिए वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है। वृत्त्यानुप्रास में पदों का रिपीटेशन होता है, ठीक है। जैसे कहा जाए आनंद, कंद, कौशल, चंद, दशरथ, नंद, ऐसे करके। अंध जो है इसका प्रयोग कई बार हुआ है। आनंद में, कंद में, जैसे ये आनंद लिखा हुआ है, आनंद। चंद, इसको जब आप तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सब में अंध मिलेगा, अंध मिलेगा। हालांकि ये अंध गलत लिखा हुआ है, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, अंध मिलेगा। तो ऐसे में होता है आपका वृत्त्यानुप्रास। कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर लाटानुप्रास की, तो इसमें क्या होता है, शब्द में मतलब कोई पद होता है, शब्द और अर्थ तो एक ही रहता है, लेकिन अन्य पद के साथ अन्वय करते ही तात्पर्य अलग हो जाता है। इसी प्रकार से है यहाँ पर, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो इसमें अर्थ अलग निकल रहा है, लेकिन शब्द देखिए दोनों जगह मनुष्य ही प्रयोग किया गया है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10। बहुत बड़े बड़े कमेंट आप लोग कर रहे हैं, पता नहीं हाथ बना करके कुछ भी। चलिए देखिएगा, प्रश्न संख्या 10 में आपका उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न, भारतीय नारी समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। 11वें प्रश्न की अगर हम बात करें, उत्तर क्या होगा? अतीत के जो चलचित्र है ये भी महादेवी वर्मा जी की ही है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो आपको पहचानना है जिसमें भारतीय नारी की समस्याओं का वर्णन किया गया हो। उत्तर होगा श्रृंखला की कड़ियां, ठीक है। इसमें जो है भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बना करके इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, भारत भारती सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका सही जवाब हो जाएगा भारत भारती सम्मान दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अभी भी इस बारे में हमने डिस्कस किया आपके साथ। नए स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, उत्तर होगा 16 मात्राएं होती हैं। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। 10 एक बार फिर से देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को समस्या देख लेते हैं। अच्छा, अवधि पूछ रहा था। किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? तुलसीदास है तो ऑप्शन में। 10 के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक मिनट, हमें इसको चेक करना पड़ेगा, वैसे आंसर गलत नहीं है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में, सिर्फ अवधि पूछ रहा है, तुलसी ने सिर्फ अवधि में नहीं किया, अन्य भाषाओं में किया है। इसका आंसर जायसी ही होगा, ठीक है, सही है, गलत नहीं है। और ये प्रश्न पूछा भी गया है, गलत नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कंफ्यूज कर रहे हैं आप हमें, नहीं होंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कहाँ पे थे? क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। ब्रजभाषा में भी तुलसी ने रचनाएं की हैं, अवधि में भी की हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि में उ प्लस उ वर्णों का सही मेल नहीं हुआ है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में पूछा गया है नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका उत्तर होगा विधूर्मी। सी विकल्प यहां पर सही होगा।
निर्विकार में संधि का नाम बताइए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें, उत्तर हो जाएगा निर्विकार में संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। कैसे होगी? इसका जब आप विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? इसका जब आप विच्छेद करेंगे तो मिलेगा निह प्लस विकार, निर्विकार हो जाएगा। तो विसर्ग संधि यहां पर हो जाएगी। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। रेडियो, टेलीविजन, कहानी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका उत्तर होगा कहानी। कहानी स्त्रीलिंग है। ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दीर्घायु का विलोम क्या होगा? चिरायु, अल्पायु, नश्वर, क्षणिक। प्रश्न संख्या 17, दीर्घायु लंबी आयु, अल्पायु कम आयु। यहां पर आपका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? झंडा, पताका, निशान और लास्ट में ग्रह दिया है। तो झंडा, पताका, निशान, ये तीनों केतु के पर्यायवाची हैं, ग्रह नहीं है। यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे देश से अपने देश में मंगाने की क्रिया के लिए एक शब्द होगा? आयात, निर्यात, निर्मम, शाश्वत। क्वेश्चन नंबर 19 उत्तर होगा यहां पर आयात। दूसरे देश से हम मंगा रहे हैं तो आयात, अगर यहां से हम भेज रहे हैं तो निर्यात हो जाएगा। तो 19 में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। जीने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जीने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जिजीविषा, जिज्ञासा, ज्ञातव्य। देखिए ये प्रश्न जो आप घर बैठे पढ़ रहे हैं तो कुछ आपको लग रहा होगा अरे यार ये तो आसान सा बात है। यही प्रश्न जब पेपर में आते हैं, सारे तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जब आप पेपर हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो वहां पर आपकी हालत खराब हो जाती है। समझ रहे हैं बात को? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, वहां पर कंफ्यूजन हो जाती है कि जिज्ञासु होगा या जिजीविषा होगा। ऐसे आप दो ऑप्शन तो हटा ले जाएंगे, एक में आप फंस जाएंगे। तो यहां पर बी वाला सही हो जाएगा। चलिए एक बार वीडियो को लाइक करिएगा सभी लोग, फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। लाइक तो सभी लोग कर ही दीजिएगा। हिंदी में क्या स्कोर रहा? कुछ क्वेश्चंस कठिन आपको लगे होंगे, नहीं लगे? चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे हम। अब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान के। ओजोन परत स्थित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। सभी जानते हैं कि ओजोन परत जो है ये समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्यों? वह वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करती है, वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देती, वह पृथ्वी का तापमान संतुलित रखती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 22वें प्रश्न में आपका सही जवाब क्या होगा? ऑक्सीजन तो नहीं प्रदान करती ना, ऐसा भी कुछ नहीं है। सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है डेड स्टॉक बुक में, रेड डेटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में, उपर्युक्त में से किसी में नहीं। 23वां प्रश्न उत्तर होगा रेड डेटा बुक में विलुप्त होने वाली प्रजातियों की डिटेल होती है। कौन जारी करता है रेड डेटा बुक? प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है। IUCN के द्वारा जारी की जाती है रेड डेटा बुक। IUCN क्या है? फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। किसी को हिंदी के कोई प्रश्न में डाउट है? जीने की इच्छा रखने वाला,
जीजी विसा ही होगा, क्या दिक्कत है? बताइए क्या दिक्कत है आपको, क्या लग रहा है इसमें क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए जिसको डाउट है, जिसको डाउट है वो बोले क्या कहना चाह रहा है, जल्दी से बोलिए, देखते हैं आपका क्या तर्क होता है। गायब मत हो जाना आप। जीने की इच्छा रखने वाला, क्या कमेंट कर रही थी आप? अजीब बात है, दिमाग लगाते नहीं हैं। हाँ, यही होता है, यही होता है, ओवर थिंकिंग पेपर में यही होता है। आता हुआ प्रश्न आसान सा प्रश्न लगने लगता है कि ये इसमें कुछ और पूछ लिया होगा। ठीक है, IUCN के द्वारा जारी की जाती है रेड डेटा बुक। प्रश्न आपसे बनता है कि IUCN जो है इसका मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी। दो प्रश्न आपसे ये EVS में पूछे जा सकते हैं, तो नोट डाउन करिएगा। IUCN का मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। नोट डाउन करिएगा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? प्रश्न बनता है कि IUCN की स्थापना कब हुई थी, 1972 में, 1975 में, 1978 में या फिर 1948 में। ऑप्शन दे देते हैं, 1948, 1984, 1972, 1986 ले लीजिए। चलिए बताइएगा IUCN की, ऑप्शन तो था यहां पर ऑलरेडी। चलिए बताइएगा IUCN की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई IUCN की स्थापना। 24वां प्रश्न आप सभी ने पढ़ लिया है, इसका उत्तर होगा 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1976 में। बहुत सारे बच्चे यहां पर 19, अच्छा एक ही में मिक्स हो गए क्वेश्चन, कोई बात नहीं। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया? 2008, 2009, 2010 या फिर 2011? NGT की स्थापना 25 में आपका सही जवाब होगा 2010 में। इसको कहते हैं क्या? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। UNEP का मुख्यालय कहां है? जिनेवा, काठमांडू, नैरोबी, नई दिल्ली? उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, नैरोबी में है। स्थापना कब हुई थी? 1972 में। स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हो रहा था जिसको हमने नाम दिया था संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, वहीं पर इसकी स्थापना हुई थी। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, मुख्यालय नैरोबी में। प्रश्न संख्या 27, 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को निरूपित करता है? 321, 211, 111 या फिर 91? क्वेश्चन नंबर 27। उत्तर होगा प्रश्न संख्या 27 के लिए 111 किलोमीटर को निरूपित करता है 1 डिग्री अक्षांश। निम्नलिखित शहरों में से किस एक में पूरे वर्ष के दौरान सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पड़ती? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, श्रीनगर? 28। उत्तर होगा यहां पर आपका 28 के लिए श्रीनगर। ऊर्ध्वाधर किरणें कभी श्रीनगर पे नहीं पड़ती। अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? यहां से लगभग हर परीक्षा में प्रश्न घास के मैदान से जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, अर्जेंटीना में कौन सा है? तो उत्तर होगा आपका पंपास। अगर हम बात करें यहां पर सवाना और स्टेपीज की, तो सवाना जो है ये आपका है दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका से संबंधित,
लानोस जो है ये आपका वेनेजुएला से संबंधित है। उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं उनको सवाना भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, पंपास अर्जेंटीना, स्टेपीज एशिया और यूरोप, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, लानोज जो है ये आपका वेनेजुएला है। फिर वही बात, नोटिफिकेशन क्या कोई मतलब आपको घर से बुलाने जाए तभी आप पढ़ने आएंगे? ये शिकायत मत किया करिए नोटिफिकेशन नहीं आया। आधे घंटे पहले नोटिफिकेशन गया है इस क्लास का, और बाकी जब दिन भर क्लास चलती हैं तो यूट्यूब का कहना है, हमने मेल पर उनसे बात की, उनका ये कहना है मैक्सिमम 3 से 5 ही नोटिफिकेशन जाएंगे। क्लास चलती है आपको पता होगा कितनी, एक क्लास होती है आपकी 1 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3:15 पे सीटेट की मैच चल रही, फिर 5 बजे, फिर 7 बजे, फिर 9 बजे, और 1-2 वीडियो भी बीच बीच में हम डालते रहते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 क्लास तो चल ही रही है ना, इतना नोटिफिकेशन कहाँ जाएगा? ठीक है, नोटिफिकेशन की शिकायत ना करें। 29 का ऑप्शन सही होगा, बी, भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। प्रश्न संख्या 30, फोर्थ ऑप्शन नहीं दिख रहा क्या? क्वेश्चन नंबर 30 में आपका उत्तर होगा कृष्णकांत। गलत हो गया ना? भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, कृष्णकांत। सबका गलत हो गया। अब सोचिए, यही प्रश्न अगर आपके पेपर में आ जाए तो गलत हो जाएगा ना, हिदायतुल्लाह नहीं होगा। कृष्णकांत, इनकी मौत हुई थी 27 जुलाई 2002। सबका गलत हो गया। अब जो पढ़ कर के गया होगा वही तो उत्तर का पाएगा। जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रश्न आपसे ऐसे भी बन सकता है कि ये किस स्टेट से संबंधित थे, तो ये पंजाब के थे। ठीक है, किस नंबर के राष्ट्रपति थे? 10वें राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति, सॉरी 10वें उपराष्ट्रपति थे। इससे पहले वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, 35 वर्ष की आयु होती है राष्ट्रपति पद के लिए। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप में किसमें निहित होती है? 31। और एक मजे की बात बताएं, जितने लोग इस क्लास में पढ़ रहे हैं गलत कर रहे हैं उत्तर, उनको बता दें ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं क्लास में। दीदी सर कुछ ज्यादा ही सुना देते हैं, फर्स्ट टाइम बोला है आज मैंने, कुछ भी पूछो तो उल्टा ही जवाब दे देते हैं, क्या बात है? ये जवाब उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, आप लोग दिल से ले लेते हो हमारी बातों, जो लेने वाली होती है वो नहीं लेते हो। प्रधानमंत्री, ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाएगा। कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप में किसमें निहित होती है? वास्तविक ना लगा हो तो आपका उत्तर राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। 93वें संविधान संशोधन को किस वाद में संवैधानिक घोषित किया गया? अगला प्रश्न यहां पर है 32 नंबर का। उत्तर होगा यहां पर 32 के लिए अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के वाद में। पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया?
बताइए। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, कर्जन, मिंटो। लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द कर दिया। 33 के लिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कब? 1881 में। 1878 का ये प्रेस एक्ट था, इसको 1881 में रद्द कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? 1892, 1909, 1919, 1935। 34 उत्तर होगा यहाँ पर आपका 1919 में। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए इल्तुतमिश। ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ही 1210 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने। वास्तविक पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। अब अगर आप कह रहे हैं कि इसका कुतुबुद्दीन ऐबक होगा तो आप गलत नहीं है, लेकिन यहां पर बस इतने से शब्द का अंतर है। अगर ये हटा दें तो इसका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अगर हम वास्तविक हटा दें तो इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि इसमें जो है विवाद की स्थिति है। आप ध्यान रखिएगा इन दोनों प्रश्नों को। नॉर्मली पूछे तो आप लगा सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, बट वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो इल्तुतमिश के द्वारा ही की गई। अगला प्रश्न देखिए, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक क्वेश्चन नंबर 36 में आपका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सही है। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? सैतीस में आपका आंसर चला जाएगा चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? सही जवाब होगा 38वें प्रश्न के लिए आपका कॉल्डेरा कुंड ज्वालामुखी जो है ये सबसे विस्फोटक प्रकार के अंतर्गत आता है। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? क्वेश्चन नंबर 39 उत्तर होगा यहां पर जलवाष्प। अगला प्रश्न देखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ उपन्यास में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का वर्णन किया? चालीसवां प्रश्न, सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है आनंद मठ में, जो किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का है। मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है? बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल। इकतालीस में आपका उत्तर होगा भूटान। भूटान से भारत में सीधे प्रवेश करती है कौन सी नदी? मानस नदी। आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है? सामवेद, महाभारत, विष्णु पुराण, रामायण। उत्तर होगा 42 के लिए महाभारत का एक हिस्सा है, भाग है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण निम्नलिखित में से
किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऐसे भी प्रश्न बनता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो मुंबई में। स्टेट पूछे तो महाराष्ट्र, इसको हम भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर होगा 1911 में। 1911 में। अगला प्रश्न देखिएगा, उद्घाटन हुआ है 1924 में। तब के जमाने में समझ लीजिए 21 लाख रुपए लगा था बनने में। 19वीं सदी की बात है, कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, वास्तुकार का नाम पूछा जा सकता है। जॉर्ज विटेट इसके वास्तुकार थे, जॉर्ज विटेट। विटामिन B12 का रासायनिक नाम यहां पर आपसे पूछा गया, उत्तर होगा साइनोकोबाल्मिन। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से, पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। बाल विकास के क्वेश्चंस, इसी में आपको शिक्षण कौशल और जीवन कौशल के भी प्रश्न मिलेंगे। आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किनसे होता है? क्वेश्चन नंबर 46, गुणसूत्र और जीन्स से होता है, बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 47, किशोरावस्था की अगर हम बात करें तो तादात्मकता बनाम भ्रांति, जब आप इसका सिद्धांत पढ़ेंगे तो स्टेज के हिसाब से बांटा गया है कि बाल्यावस्था में क्या विशेषता होती है और किशोरावस्था में क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम अनुबंधित गतिविधि है, सामाजिक गतिविधि है, व्यक्तिगत गतिविधि है, निष्क्रिय गतिविधि है। शेयर करिए एक बार वीडियो को, नहीं कर सकते तो लाइक तो कर दिया करो। देख रहे हैं हम यहाँ पर कितने लोगों ने लाइक किया है क्लास को, सिर्फ 216 लोगों ने। बाकी लोग भी लाइक कर दे अगर क्लास अच्छी लग रही है, उसमें क्या जाता है आपका। सामाजिक गतिविधि है वाइगोत्स्की के अनुसार। पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं? ये जीवन कौशल का क्वेश्चन है, जान नहीं पाएंगे आप, यहां पर हमने इसके लिए ब्रैकेट में लिख दिया है। मूल्य माइक्रो सिस्टम में आते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। एक माइक्रो है, एक माइक्रो है। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं मस्तिष्क, मेरुदंड, मेरुदंड तथा मस्तिष्क या फिर सभी अंग। क्वेश्चन नंबर 50, मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों ही होते हैं। कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? भावनात्मक बाधा, अच्छा व्यवहार कोई बाधा तो नहीं होगा ना। रुचि है, ये भी बाधा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आक्रामकता जो है, अगर आप आक्रामक हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? खेलना, प्रतिवृत्ति क्रियाएं, चिंतन या फिर दौड़ना। — 52 उत्तर होगा यहां पर चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। खेलना जो है शारीरिक प्रक्रिया है, खेलना दौड़ना। एक बालक की तैथिक आयु 8 वर्ष, मानसिक आयु 10 वर्ष नहीं 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 53 में आपका सही जवाब होगा, आप निकालेंगे 8/12 इंटू 100, ऐसे ही तो निकाला जाता है। 4 दूना 8, 4 3 12, गलत काट दिया। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, मानसिक दिया है, ठीक है। मानसिक आयु ऊपर रहती है ना, माँ वाह। 12/8 इंटू 100, वही हम कहें हो क्यों नहीं रहा। 4 दूना 8, 4 3 12, 50 3 150। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी। कुछ लोग रटे रटाए हैं, वही 120 लगा रहे हैं। कलम उठाना ना पड़े, दिमाग चलाना ना पड़े, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 120 लगा रहे हैं। ऐसे ही पेपर करोगे, हो जाएगा कल्याण। वापस आके मिलाओगे, सर पे हाथ रखोगे, अरे ये क्या हो गया, अरे यार इतना आसान प्रश्न गलत हो गया।
खुद को कमरे में बंद कर लोगे, थोड़ी देर रोओगे, फिर क्या? कैसे नजरें मिलाओगे लोगों से? जो गलती हम कर रहे हैं क्लास में, हमने तो चलो यहाँ पे ये पढ़ा नहीं, 8 और 12 की मानसिक आयु पहले दिया है, आप लोग तो वही रटा रटाया आंसर कर रहे हैं। 120 120 120 बस हो गया। चलिए, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? क्वेश्चन नंबर 54 में आपका उत्तर हो जाएगा उद्यमी सार्थकता, सामर्थ्यता, कैपेसिटी। इसका संबंध संवेगात्मक बुद्धि से नहीं है। अभी प्रेरणा का है संचालित करना, परानुभूति। एक द्वितीयक पुनर्बलन जिसका युग्मन एक से अधिक प्राथमिक पुनर्बलन के साथ किया हो उसको क्या कहते हैं? क्रिया पुनर्बलक, सामान्यीकृत पुनर्बलक, विभेदक पुनर्बलक, प्राथमिक पुनर्बलक। 55 में आपका उत्तर होगा, इसको हम कहते हैं सामान्यीकृत पुनर्बलक। एक से अधिक प्राथमिक पुनर्बलक की क्रिया के साथ किया गया हो उसको कहते हैं सामान्यीकृत। अगला प्रश्न देखिएगा, सीख जाइएगा बिल्कुल। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन निम्न में से किसके विचारों पर आधारित है? स्किनर। अगला प्रश्न देखिए, सार्थक अधिगम है वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य, दी गई सूचना का निष्क्रिय तो होगा नहीं, सार्थक पूछ रहा है, उत्तर होगा निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण ही कहलाएगा सार्थक अधिगम। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जड़ या फिर गिलफोर्ड? क्वेश्चन नंबर 58। तो आप सभी जानते हैं द्वितत्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्पीयरमैन के द्वारा। जी और एस कारक बताया है। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? पाठ प्रस्तावना में आप क्या करते हैं? तत्परता के नियम पर आधारित होता है। सीखने के लिए अगर बच्चा तत्पर है तो उसके लिए हम ऐसे ही क्वेश्चंस रखते हैं जो उसके पूर्व ज्ञान पर आधारित हो और वो सीखने के लिए तत्पर हो। आपका यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। ये प्रश्न हमने आपको कल ही बताया था, ये परिभाषा है, गुड एनफ की परिभाषा है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 61 में आपका आंसर होगा प्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म सही है? पावलाव, कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर? स्किनर ने अधिगम के नियम दिए नहीं, थॉर्नडाइक ने दिए। थॉर्नडाइक ने क्रिया प्रसूत भी नहीं दिया। कोहलर वाला सही है, बाकी गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षण में अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन किस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 63, प्रोन्नत करना है,
पूछ रहा है अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन क्यों करते हैं हम, टेस्ट क्यों लेते हैं? ताकि हम बच्चों की आवश्यकता को जानें और उसके हिसाब से शिक्षण उपागम में परिवर्तन करें जहां पर आवश्यकता हो। प्रोन्नत ना करना गलत है। प्रोन्नत का मतलब यह है कि बच्चा 6 में है, हमने टेस्ट ले लिया, परीक्षा ले ली, उसको 7 में कर दिया अगर वो पास हो गया, है ना, इसलिए नहीं। भले ही वास्तविक रूप में वही होता हो, लेकिन आपको एनसीएफ के हिसाब से आंसर करना है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64। अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है, उद्देश्य अभिप्रेरणा पुनर्बलन दबाव। क्वेश्चन नंबर 64 उत्तर होगा यहाँ पर, दबाव में अधिगम नहीं होता है ना, उद्देश्य जरूरी है, प्रेरणा जरूरी है, पुनर्बलन भी जरूरी है। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? दंड वाली बढ़ावा क्या देगी? एकीकृत मानकीकृत देगी? नहीं। अन्वेषण यानी खोज आधारित और परिचर्चा के माध्यम से। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है? सभी को समान अवसर मिले बिना किसी भेदभाव के। आगमन विधि का कौन पद नहीं है? उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण भी होता है, ऑब्जर्वेशन भी होता है, सामान्यीकरण भी होता है। कोई परिकल्पना नहीं बनती, क्योंकि परिकल्पना का निर्माण निगमन में होता है, आप पढ़े होंगे, नियम से उदाहरण की ओर। तो ये पद जो है आगमन विधि का नहीं है। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति क्या है? यहां तक पहुंच गए हैं, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, कमेंट में लिखिएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 69। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, या फिर अत्यंत अनुशासित कक्षा। 69 ओपन एंडेड क्वेश्चन, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। दलीय शिक्षण पद्धति का आरंभ कहां से माना जाता है? जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत। दलीय शिक्षण का प्रारंभ कहां से हुआ? अमेरिका से। कंप्यूटर से 5 प्रश्न। जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो ये एक नेटवर्क इशू है, इसको क्या कहेंगे? किस? विश्वसनीयता इशू, परफॉर्मेंस इशू, सिक्योरिटी। नेटवर्क में हैकर प्रवेश कर रहा है तो ये सिक्योरिटी इशू है ना, सुरक्षा की दृष्टि से ये गलत हो रहा है। क्यूआर कोड स्कैन करता है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैंड करता है। ये क्यूआर कोड आपने देखा होगा, पेटीएम करो छोटे तुम मुंह चला, क्यूआर कोड हर जगह चलता है। क्वेश्चन नंबर 72 उत्तर होगा क्विक रिस्पांस कोड, तुरंत रिस्पांस करता है। वायरस क्या है? सिस्टम मेड, कंप्यूटर मेड, मैन मेड, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 73 आदमी के द्वारा ही बनाया जाता है, मैन मेड, ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, दोनों। क्वेश्चन नंबर 74, ये वाला ऐड खूब आता है ना, छोटे तुम मुंह चला, पेटीएम हर जगह चलता है। दोनों में आप वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल करिए, आराम से फोटो का आदान प्रदान करिए। निम्नलिखित में से किसे डायल कर सेवा का लाभ लिया जा सकता है? बैंकिंग सेवा का लाभ लिखिए यहां पर, बैंकिंग सेवा का लाभ। अगर आपने यूपीआई के माध्यम से रजिस्टर्ड किया है या नहीं किया है तो आप कर सकते हैं *999 यानी *99# को डायल करके। 75 प्रश्नों की क्लास में आपका क्या स्कोर रहा? कुछ तो नया सीखा होगा ना, कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से लिखिएगा।